पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है एनजी ट्यूब इंसर्शन। एनजी ट्यूब इंसर्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस में बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स होते हैं, कैसे कहां इसकी प्लेसमेंट होती है, कितना इसका साइज होता है, ऑल टाइप्स ऑफ topics subtopics related to this NG tube insertion we will discuss in our today's class. I hope you will watch this video completely and understand this. तो चलिए शुरू करते हैं। NG tube insertion बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है NG यानी कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करना, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सर इट इज द procedure where NG tube और राइस ट्यूब जिसे कहते हैं राइस ट्यूब इंसर्टेड इनटू द स्टमक वाया नोज, ठीक है। वाया नोज के द्वारा जो ट्यूब डाली जाती है स्टमक के अंदर, दैट इज नोन एज एनजी ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। एनजी ट्यूब इंसर्शन होता है। देन उसके बाद में सर इसकी पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्पस होते हैं। सबसे पहले लिखते जाना गैस्ट्रिक गवाज, गैस्ट्रिक गवाज। देन उसके बाद में गैस्ट्रिक लवाज यानी कि गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक गवाज का मतलब क्या होता है कि उसको खाना देना। देन गैस्ट्रिक लवाज कंटेंट को बाहर निकालना। देन इसके अलावा टू प्रिवेंट फ्रॉम द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को प्रिवेंट करवाना, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है टू एस्पायरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट को एग्जामिन करवाने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए टू एस्पायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर इसको निकालना। देन इसके अलावा टू चेक द एसिडिटी, लिखते जाना साथ में, टू चेक द एसिडिटी ऑफ द स्टमक, ठीक है। और टू प्रिवेंट द फ्रॉम द एस्पायरेशन, एस्पायरेशन से भी प्रिवेंट करवाना, ठीक है। एस्पायरेशन से प्रिवेंट करवा दिया। देन इसके अलावा जो डुडेनल अल्सर की जो हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करवाना एनजी ट्यूब के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ द एनजी ट्यूब इंसर्शन। बाकी क्या होता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा इसको कि लगभग इसके अंदर से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकूं। तो वीडियो को पूरी देखना जो कि समझ में आए, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है कि एनजी ट्यूब इंसर्शन हो गया, एनजी ट्यूब इंसर्शन के पर्पस हो गए। देन उसके बाद में सर इंडिकेशन क्या होती है, व्हाट आर द मेन इंडिकेशंस ऑफ द एनजी ट्यूब इंसर्शन। तो एनजी ट्यूब की मेन इंडिकेशंस होती है दैट इज कि सर ये तो सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी कि जो बेहोश हो जाता है उसको पता नहीं रहता है, उसके अंदर यूज की जाती है अनकॉन्शियसनेस। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे किसके अंदर यूज की जाती है सर, पॉइजनिंग हो जाती है। कोई पेशेंट पॉइजनिंग लेके आया है, कोई खा ली है, ऐसी चीजें उसको बाहर निकालने के अंदर यूज की जाती है। तीसरे नंबर पे सर स्वेलोइंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है। स्वेलोइंग डिफिकल्टी हो रही है, निगलने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर इसका यूज किया जा सकता है। कोई भी पेशेंट है आफ्टर द कोई स्टमक सर्जरी, गैस्ट्रिक सर्जरी के टाइम पे उसके अंदर बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, पेट के अंदर है, या फिर नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, तो वो बहुत नॉर्मल होता है विद इन 24 आवर्स के बाद पहले, और बाद में होती है तो कोई परेशानी है एबनॉर्मलिटी से पहले तो थोड़ा बहुत रिलीज होता है, तो वो नेचुरल थिंग होती है। अब क्वेश्चन अगर ये आया कि अगर कोई एक पेशेंट है और उसने ऐसी पॉइजनिंग ले ली है, तो फर्स्ट काम क्या होगा, एज ए नर्सिंग प्रायोरिटी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू इन्फॉर्म डॉक्टर, यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। देन सेकंड नंबर पे सर इंसर्ट द एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है। देन थर्ड वन सर उसके अलावा गैस्ट्रिक लवाज करना पड़ता है। फोर्थ वन एंटीडोट देनी पड़ती है। दीज आर द ऑल प्रायोरिटीज रिलेटेड टू द एनजी ट्यूब इन्वर्सन। लेकिन जो इफेक्टिवनेस होती है, सबसे इफेक्टिव मेथड दैट इज गैस्ट्रिक लवाज। मेरे एक एक पॉइंट को लिख देना, हर पॉइंट क्वेश्चन है, हर पॉइंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लवाज की जाएगा, इफेक्टिव मेथड ये होता है, ठीक है। कोई भी पेशेंट आता है पॉइजनिंग का, तो देन उसके बाद में क्या होता है कि देखो ये तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये तो इसकी ऐसे होता है। अब उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कहां नहीं की जा सकती, तो किसी का आईसीपी इंक्रीज हो रहा हो तो उसके अंदर, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर, प्लस में
नेजल सर्जरी हो रही हो, ठीक है, नेजल सर्जरी हो रही हो तो उसके अंदर एंजी ट्यूब नहीं डाली जा सकती, प्लस में कोई नेजल पोलिप बन जाता है ना तो उसके अंदर भी ये नहीं डाली जाती। तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द नेजल एंजी ट्यूब इंसर्शन। देन उसके बाद में होता है कि सर अब प्रोसीजर के ऊपर चलते हैं अपने, ठीक है। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, आर्टिकल्स को कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर के कौन से ले जाते हैं भाई, डॉक्टर से पूछ लिया गया तो टेक ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर, ठीक है, टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर। देन उसके बाद में ऑर्डर ले लिया गया, देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे कॉन्सेंट ले लिया जाता है पेशेंट से कि भाई पूछ लिया जाता है कि भाई हम आपको ये एंजी ट्यूब डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, कॉन्सेंट फ्रॉम द पेशेंट। देन उसके बाद में तीसरा जो प्रोसीजर होता है दैट इज जो पॉइंट होता है, स्टेप होता है टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर के बारे में जो अपन करने वाले हैं पेशेंट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हम आपके साथ में एंजी ट्यूब डालेंगे, ऐसे एक ट्यूब डाली जाएगी प्लास्टिक की है, नाक से लेके स्टमक तक जाएगी, ये आप उसका फंक्शन है। तो उससे क्या होता है कि जो वो टेंशन ले रहा है बहुत सारी वो रिलीव हो जाती है, उसको पता चल जाता है। तो एंजाइटी को रिलीव करवाने के लिए प्री प्रोसीजर उसको अपन कम्युनिकेट करते हैं, उसको जो प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। तो दिस आर द वे 3 मेन पॉइंट्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, हर प्रोसीजर से पहले ये ही किए जाते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है कि सर एंजी ट्यूब ली जाती है, ठीक है। अब एंजी ट्यूब क्या होती है, एंजी ट्यूब भी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन होती है क्या होती है, लेविन, लेविन नाम की होती है, या फिर राइस ट्यूब जो सिंगल ल्यूमन होती है, ठीक है, सिंगल ल्यूमन होती है। और ये किसके लिए यूज की जाती है, गैस्ट्रिक लवाज या फिर गवाज के लिए, ठीक है, गवाज के लिए। देन उसके बाद होती है डबल ल्यूमन सेलम सम, ठीक है, सेलम सम ट्यूब होती है, दैट इज डबल ल्यूमन होती है, ठीक है, डबल ल्यूमन होती है जो गैस्ट्रिक डीकंप्रेशन से प्रिवेंट करवाती है, गैस्ट्रिक डीकंप्रेशन से प्रिवेंट करवाती है क्या, डबल ल्यूमन सेलम ट्यूब, ठीक है, प्रिवेंट। देन उसके बाद में क्या होता है कि सेलम सम आ गई और सिंगल ल्यूमन राइस ट्यूब आ गई। देन उसके बाद में थर्ड जो ट्यूब आती है विच इज सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, नाम आपने सुना ही होगा, विच इज सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है, सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो आती है। अब ये 3 ल्यूमन ट्यूब होती है, ये किसके अंदर यूज की जाती है, जैसे किसी पेशेंट का लीवर फेल हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, उस टाइम पे दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, विच इज एक तो इसोफेजियल वेरेसिस हो जाती है और एक एनाल वेरेसिस हो जाती है। इसोफेजियल वेरेसिस यानी कि जो इसोफेगस होती है, अपनी जो फूड पाइप होती है, उसके पास में सुपरफिशियल जो वेन्स होती है दे विल गेट डायलेटेड ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन। जो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है ये एक बहुत अलग टॉपिक है, तो उस टॉपिक के अंदर ये बताया जाता है, पता चलता है कि उस डिजीज कंडीशन के अंदर कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि जो सुपरफिशियल वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है और रप्चर हो सकती है और ब्लीडिंग कोज कर सकती है, जिसकी वजह से हेमाटाइटिस प्लस मेलिना वगैरह देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है कि उसको प्रिवेंट करवाने के लिए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब यूज की जाती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन ये किया जाता है कि टू प्रिवेंट द इसोफेजियल ब्लीडिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट द इसोफेजियल ब्लीडिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन होता है, क्वेश्चन कहां से आता है, अगर मान के चलिए वो जो क्या है इसके अंदर जो बैलून होता है वो बैलून उसको चिपका देता है चारों तरफ से तो ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन अगर वो ज्यादा फुला दिया गया तो उसकी वजह से डिजनी होने लग जाता है, सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी आने लग जाती है। तो क्या प्रायोरिटी होगी, तो प्रायोरिटी ये होगी कि अपन उस ट्यूब को ही कट करके रिलीव कर देंगे कि फर्दर कॉम्प्लिकेट ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। बाकी इसका जो साइज होता है दैट इज अडल्ट के लिए 16 फ्रेंच का होता है, 16 फ्रेंच, और याद रखना एक फ्रेंच 0.33 mm का होता है, ठीक है, 33, हाँ, ठीक है। देन इसके अलावा क्या होता है कि साइड अडल्ट और बाकी सब इन्फेंट का क्या होता है, इन्फेंट का होता है 2 से 10 फ्रेंच का, ठीक है, और ये होता है किसका साइज बता दिया। बाकी इसके अलावा सेथोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है, सेथोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एनजी जो अपने ले लिया है, बाकी इसके अलावा एनएस की जरूरत पड़ सकती है, लिटमस पेपर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, और 2% जाइलोकेन जेली, ये सारे आप लिख लेना, 2% जाइलोकेन जेली होती है, इसकी भी जरूरत पड़ती है, वाटर सोल्यूबल होती है ये, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होती है, तो 2% जाइलोकेन जेली की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इसके प्री प्रोसीजर्स इवेंट होते हैं। देन उसके बाद में पोजीशन, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लिख लेना, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं मैं, आप याद रखना, पूरी वीडियो पे जितने भी मैंने बातें बोली है हर पॉइंट क्वेश्चन है, हर पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि
देन उसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में भाई देखो, अगर आपने ये एनजी ट्यूब ले लिया, देन उसके बाद में पोजीशन कौन सी दी जाती है, पोजीशन के बाद में, पोजीशन के अंदर तो हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है, ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। अब इसके फायदे क्या होते हैं इस पोजीशन के, ठीक है, हाई पावर पोजीशन के जो मेन फायदे होते हैं, एडवांटेज होता है कि इट प्रिवेंट फ्रॉम द एस्पायरेशन, ठीक है, एक तो एस्पायरेशन से प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे सर ग्रेविटी को मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, ग्रेविटी को मेंटेन, ग्रेविटी मेंटेन, ठीक है, इसके द्वारा ग्रेविटी मेंटेन रहती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको फ्रीजर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ी सी रिजिड हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, और फिर ये ट्रैकिया के अंदर आसानी से ना जाए और इजीली नहीं जाए, और बाकी इसोफेगस के अंदर जाए और एस्पायरेट ना कर पाए पेशेंट इसके अंदर। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, रिजिड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, एनजी ट्यूब के इंट्रोडक्शन के बारे में। प्लस में ये रिजिड और मेंटेन रिजिडिटी, याद रख लेना, मेंटेन रिजिडिटी, ठीक है, एंड प्रिवेंट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से प्रिवेंट करवाना है और रिजिडिटी थोड़ी सी मेंटेन करके रखनी इसको, ठीक है, किसकी, एनजी ट्यूब की। बाकी इसकी लेंथ नाप ली जाती है, ठीक है, लेंथ, मेजर लेंथ, तो आपने बहुत जगह क्वेश्चन आएगा और आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी चीज सबसे पहले क्या किया जाता है, कैसे नापी जाती है भाई, कितनी एमएम की कितनी लंबी चाहिए होती है, कैसे नापा जाता है, कि सबसे पहले सर नोज से लेके ईयर लोब तक, देन ईयर लोब से जीफोइड प्रोसेस बिलो 1 से 2 इंच फ्रॉम जीफोइड प्रोसेस। ये तो है मोस्ट एक्यूरेट प्रोसीजर, ये तो है मोस्ट एक्यूरेट और ये होता है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और देन इसके अलावा बाकी अगर बिलो 1 से 2 इंच नहीं आती, खाली फ्रॉम जीफोइड प्रोसेस तक होती है, खाली जीफोइड ईयर लोब से लेके जीफोइड प्रोसेस तक, तो वो सेकंड प्रायोरिटी, 1 से 2 इंच हटा देना, ठीक है। तो वो होती है जो कि मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, 1 से 2 इंच। मैंने तो आज तक जितने एग्जाम दिए थे उसमें नहीं पूछा गया, बस खाली यही आता है कि नोज से ईयर लोब से फ्रॉम द जीफोइड प्रोसेस तक, यानी कि ट्यूब लेके क्या किया जाता है, यहाँ से लेके नाक से लेके ईयर लोब तक नापी जाती है, देन ईयर लोब से पकड़ के उसको यहाँ जीफोइड प्रोसेस होता है, ये यहाँ तक इसको नाप के और फिर यहाँ से लेके फिर उसको इंसर्ट की जाती है कि वो कंप्लीटली यहाँ तक चली जाए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आएगी, 1 से 2 इंच, बाकी जीफोइड प्रोसेस तो है ही अपना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसकी, लेंथ मेजर करने के लिए। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ जो प्रोसीजर है। अब मैं आपको वो लिख के तो बता नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आप उसको लिखते जाओ, ठीक है, कि प्रोसीजर कैसे, किसको क्या किया जाता है इसको चेक करने के लिए। देखो प्रोसीजर से पहले पेशेंट आया, गैस्ट्रिक लवाज करवानी उसको, आपने क्या किया, उस पेशेंट की सबसे पहले नाप ली यहाँ से भाई जीफोइड प्रोसेस तक और ईयर लोब से जीफोइड प्रोसेस तक, आपने उसकी लेंथ को नाप ली गई। देन उसके बाद में क्या किया जाता है, हाई फाउलर पोजीशन देके नोज को, जो नोस्ट्रिल होती है उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल, याद रखना, राइट में नहीं, लेफ्ट नोस्ट्रिल में सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा साफ करके और देन उसके बाद में इंसर्ट की जाती है, ठीक है, इंसर्ट कर दी गई। देन उसके बाद में अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद में उसको स्वेलो करने के लिए बोला जाएगा कि आप निगलिए, उसको इंस्ट्रक्ट टू, आप पर्टिकुलर एक स्टेप को लिखते जाना। फर्स्ट क्या किया जाएगा कि क्लीन द नोस्ट्रिल्स, क्लीन द लेफ्ट नोस्ट्रिल बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट, देन इंसर्ट दैट एनजी ट्यूब डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन के अंदर उसको डाली जाएगी। देन उसके बाद में क्या किया जाएगा, देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्वेलो द एनजी ट्यूब, यानी कि एनजी ट्यूब को स्वेलो के लिए बोला जाएगा। देन उसके बाद में ओरोफेरेंस तक पहुंच जाती है, देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, यानी कि थोड़ी सी आगे हो जाएगा, या फिर टू जो चिन होती है अपनी, जो ठोड़ी होती है, इस ठोड़ी को चेस्ट के ऊपर टच किया जाएगा, जिससे कि जो एपिग्लोटिस होता है वो बंद हो जाएगा ट्रैकिया के ऊपर और वो इजीली इसोफेगस के अंदर जा सकती है और एस्पिरेट नहीं कर पाएगा, आसानी से चली जा सकती है। तो यहां तक तो कर लिया। अब उसके बाद में कई बार क्वेश्चन यहां से आता है कि अगर कोई पेशेंट को अगर एनजी ट्यूब डाल रहे हो उसको डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्या करोगे, तो उसको क्या किया जाता है, अगर डिफिकल्टी आती है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस कंडीशन आती है, एस्पिरेट कर लेता है, तो स्लाइटली पुल बैक कर ली जाती है उसको, ठीक है, पीछे की तरफ खींच ली जाती है, तब तक वो जो साइन सिम्टम्स क्या है, जब तक कि वो सबसाइड नहीं हो जाते हैं, हट नहीं जाते हैं तब तक, ठीक है। देन उसके बाद में उसको वापस से रीइंसर्ट कर दी जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द एनजी ट्यूब। अब उसके बाद में क्या होता है कि भाई
हमेशा फिक्सेशन से पहले प्लेसमेंट चेक की जाएगी, यानी कि उसको फिक्स करने से पहले प्लेसमेंट चेक की जाएगी। और प्लेसमेंट चेक करने के अंदर जो इसके मेथड होते हैं मोस्ट एक्यूरेट होता है ना, विच इज मोस्ट एक्यूरेट, विच इज एक्सरे। क्या होता है? एक्सरे होता है सर। अब एक्सरे के अंदर क्या होता है? एक्सरे कर ली जाती है भाई सही ढंग से पहुंची है या नहीं पहुंची है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है कि देखो एक्सरे कर लिया है, बाकी इसके अलावा 3 क्वेश्चन आते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ये चीज कि अगर लेंथ को नाप ली जाती है, ठीक है, मेजर द लेंथ, अगर नोज से लेके अगर स्टमक तक है तो 50 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, लिखते जाना। और अगर टिप से लेके स्टमक तक है तो कितने की होती है? दैट इज 40 सेंटीमीटर। और अगर टिप से लेके ईसोफेगस तक है, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? एनजी ट्यूब के बारे में, जो पाया जाता है कि ऐसे इसको नापा जा सकता है। देन उसके बाद में सेकंड कैसे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वन सर पीएच का आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एस्पायरेट कीजिए। और अगर पीएच एसिडिक आ रही है लिटमस पेपर के द्वारा तो क्या होगा? वो स्टमक के अंदर है, और बेसिक आ रही तो इंटेस्टाइन के अंदर जा चुकी है। बाकी इसके अलावा फोर्थ वन क्या होता है कि सर 5 सीसी के द्वारा एयर इंसर्ट की जाती है, ठीक है, सीसी सीरीज के द्वारा डाली जाएगी एयर, और कैसी साउंड आएगी? वूजिंग साउंड आएगी, ठीक है, वूजिंग साउंड आएगी। और जो कि ये वूजिंग साउंड होती है वो कैसी साउंड होती है? हाई पिच साउंड होती है। कैसी? हाई पिच साउंड होती है, ठीक है, आप लिखते जाना, बहुत ही आसान है, हाई पिच साउंड होती है। चार एक और होता है, दैट इज कैसे? देखो ये तो हो गया भाई 5 सीसी डाली जा सकती है। बाकी इसके अलावा क्या किया जाता है कि आखिरी के अंदर जो एंड ट्यूब होता है, डिस्टिल पार्ट होता है एंजी ट्यूब का, उसको बोतल के अंदर डाल जाती है, बोतल के अंदर डाल के, और अगर बबल्स प्रेजेंट आ रहे हैं ना जब, तो वो किसके अंदर है? ट्रैकिया के अंदर। और अगर बबल्स प्रेजेंट नहीं है तो वो किसके अंदर है? इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि सॉरी स्टमक के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चेक द प्रॉपर तरीके से। और देन उसके बाद में जब ये चेक कर ली जाती है, कंफर्मेटिव हो जाता है कि हाँ सही है, सही जगह चली गई है। देन उसके बाद में रूट ऑफ नोज के ऊपर उसको फिक्स कर दिया जाता है, यहाँ की तरफ उसको फिक्स कर दी जाती है, पीछे की तरफ यहाँ लगा के, और उसके द्वारा माइक्रोफोन के द्वारा उसको बंद कर दी जाती है, माइक्रोफोन के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इसके प्रोसीजर्स के बारे में। अब उसके बाद में कुछ बातें मैं आपसे रिलेटेड और बातें इसको बता देता हूँ, आप स्टेप वाइज लिखते जाना, और मतलब आप पॉइंट को राइट डाउन करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। सबसे पहले क्या होता है कि आपने फिक्स कर दी गई है, अब यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी एवरी फीडिंग, जब भी फीड करेंगे पेशेंट को, तो क्या किया जाएगा? उसकी फिक्सेशन चेक करनी पड़ेगी, यानी कि वो फिक्स है, प्लेसमेंट चेक करनी पड़ेगी कि भाई वो प्लेसमेंट कहाँ पे है, कैसे है। अब प्लेसमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? आप एस्पायरेट कर लेना कंटेंट को, अगर एसिडिक आता है ना तो वो एकदम सही है। अब मान के चलिए आपके पास में एसिडिक आ गया है, देन उसके बाद में 50 ml की सीरीज from by the help of the 50 cc syringe we just remove the gastric content, यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालेंगे। अगर वो 100 ml से कम है ना, then we can give the next feeding. If the content is greater than 100 ml, then we have to hold that feeding, यानी कि होल्ड कर लेंगे उस फीडिंग को। आप स्टेप वाइज लिखते जाना। सबसे पहले क्या होता है? एवरी फीडिंग, बिफोर एवरी फीडिंग चेक एवरी टाइम्स प्लेसमेंट, यानी कि प्लेसमेंट चेक की जाएगी। देन आफ्टर प्लेसमेंट चेक किसके द्वारा? एब्डोमेन का गैस्ट्रिक कंटेंट का ले लिया जाता है। अगर वो पीएच आता है एसिडिक, देन उसके बाद में अपन उसको फीडिंग को दिया जा सकता है। अच्छा, फीडिंग एसिडिक आ रही है, गैस्ट्रिक कंटेंट, देन उसके बाद में क्या किया जाता है कि सर उसके अंदर 50 ml सीरीज के द्वारा उसको गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकल जाता है। अगर 100 ml से कम है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अगर 100 ml से कम है तो ही फीडिंग दी जाएगी, अगर 100 ml से ज्यादा है तो क्या किया जाएगा? राइट लेटरल पोजीशन दे दी जाती है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और कुछ नहीं करते, और होल्ड कर ली जाती है फीडिंग को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, और जो 50 ml सीरीज के द्वारा जो अपन ने गैस्ट्रिक कंटेंट निकाला उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, वरना मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? इसके प्रोसीजर्स के बारे में, कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर ये किया जाता है। बाकी इसके अलावा फीडिंग दे देगी। बोलस जो फीडिंग की थी उसके अंदर हमेशा फाउलर पोजीशन दी जाती है, बोलस फीडिंग इज गिवन बाय ऑलवेज फाउलर पोजीशन के द्वारा, ठीक है। बाकी अब इसके बाद में ये मैक्सिमम 7 दिन तक रखी जा सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 7 दिन तक रखी जा सकती है।
एक एनजी ट्यूब। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है, हमेशा जो फीडिंग दी जाएगी वो बॉडी टेम्परेचर पे दी जाएगी, कभी भी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा कभी नहीं दीजिएगा, वरना इट विल लीड टू द डायरिया। ये एक एक पॉइंट लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरिया कॉज कर देगा अगर ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर दे दिया गया तो। देन इसके अलावा थर्ड वन, हमेशा फीडिंग के बाद में हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी आती है कि 20 से 30 ml इंसर्ट करते हैं फ्लूइड किसके अंदर, एनजी ट्यूब के अंदर, ठीक है, कि भाई ठीक है उसको भाई स्टेनोसिस वगैरह ना हो पाए एनजी ट्यूब का। और बाकी इसके अलावा अगर लंबे समय तक रह दी गई तो 7 से दिन से ज्यादा तो अल्सरेशन कोज कर सकती है, ठीक है, अल्सरेशन कोज कर सकती है। और बाकी इसके अलावा जब इसका सारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद में क्या किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। कब बाहर निकालने से पहले एक चीज याद रखना, गैग रिफ्लेक्स को चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे गैग रिफ्लेक्स को, एक सिप दे देना पानी पीने की, जिसकी वजह से क्या होगा, सिप दे देना किसकी, पानी की, ठंडे पानी की, तो जिसकी वजह से अगर वो गैग मतलब कि वोमिट नहीं करता है, फिर कफिंग नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा उससे भाई, अगर भाई ऑब्वियस बात है अगर क्या नाम है गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा और सबको से तो नॉर्मल है, देन उसके बाद में बाहर निकाल सकते हैं। अब बाहर भी कैसे निकाले जाएंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा कि होल्ड द ब्रीथ, इनहेल एंड होल्ड द ब्रीथ, और देन उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो लास्ट के 5-7 पॉइंट है ये, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को पीछे करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये था आज का अपना एनजी ट्यूब इंसर्शन, लगभग 99% मैंने इसके अंदर सारा सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया है, सारा जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने सारे बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं आता कभी भी। और बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देखी आपने तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।